हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या, वे थे, क्या एडवांटेज थे या डिसएडवांटेज थी प्राइवेटाइजेशन की। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। इंडिया में 1991 में इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलीज़ की 24 जुलाई 1991 को, जिसके अंदर इंडिया का टारगेट था कि इंडिया जो लेस डेवलपिंग कंट्री है या जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहा है। वो किन रीज़न से अचीव नहीं कर पा रहा है? इंडिया ने बहुत सारे क्राइसिस फेस किए थे, वो रीज़न क्या था? तो तब इंडिया के सामने आई एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कल हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अगर किसी बच्चे ने ग्लोबलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। प्राइवेटाइजेशन इज ट्रांसफर ऑफ पार्शियल और फुल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है या तो पूरा या पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा पब्लिक सेक्टर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। या तो गवर्नमेंट 100% अपना जो हिस्सा है, अपनी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसको सेल कर देता है प्राइवेट सेक्टर को, या गवर्नमेंट क्या करता है उसमें पार्टनरशिप कर लेता है, कुछ परसेंट की हिस्सेदारी डाल लेता है किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है फुली या पार्शियली जो पब्लिक सेक्टर के जो इतने भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन था उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है या पार्टनरशिप है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में बेटा नीड क्यों हुई प्राइवेटाइजेशन की, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इंडिया जो ने देखा 1950 के बाद कि इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की वजह से। कि गवर्नमेंट सेक्टर है सिर्फ वो अगर इन्वेस्टमेंट करता रहा तो सोशल वेलफेयर नो डाउट इंक्रीज हो रहा था। प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का जो सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने देखा कि गवर्नमेंट के पास जो भी सेक्टर्स आए थे गवर्नमेंट उनमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था। इंडियन need privatization because public sector enterprises were not performing good, so government decide introduction of privatization in public sector enterprises। जो public sector enterprises है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है, मैंने बताया, पार्टनरशिप में, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को टोटली हैंड ओवर कर देना। तो इंडिया ने देखा कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है वो अपनी ड्यूटीज़ है या अपना जो भी उनको काम या कंपनीज मिली थी उनमें वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल्स रीज़न, मैंने आपको बताया ही था। तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है और बहुत सारे स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी और पार्टीज़ की है। तो आपस में उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाया। तो हमारे देश में कुछ कंपनीज़ में डिवाइड कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, नवरत्न कंपनीज़, महारत्न कंपनीज़, मिनी रत्न कंपनीज़ में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्राइवेट सेक्टर को। तो इसमें नवरत्न कंपनीज़ क्या होती हैं? नवरत्न आर दोज प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि IOC, BPCL, ONGC, सेल, भेल, IPCL, VSNL, NTPC, HPCL, ये बहुत ही बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, जिनसे हमारे पब्लिक सेक्टर को एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। कुछ महारत्ना भी थे, कौन कौन से देखना, 2009 में ये महारत्ना आया था, जो देखो कौन कौन से, ICL, IOC, NTPC, ONGC, सेल, भेल और गेल, ये महारत्न कंपनीज़ हैं। इनका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल ये जो कंपनीज़ हैं वो होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे प्राइवेटाइजेशन के, वो आप देखिए। इम्प्रूव किया था एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को। प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी काम करेगा वहाँ पर एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज़ होती है, कंपटीशन बढ़ता है, चीज़ें बहुत ही फाइन तरीके से की जाती हैं, चीज़ें टेक्निकली तरीके से की जाती है, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होता है, और प्रोडक्शन है उसके अंदर कम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसी टेक्निक्स निकाली जाती हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर से एफिशिएंसी बढ़ती है और स्किल्ड लेबर भी बढ़ती है। इंक्रीज़ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जब से प्राइवेटाइजेशन आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो गया था लिबरलाइजेशन की वजह से। तो और जब हमारा प्राइवेटाइजेशन आएगा तो प्राइवेट कंट्री है वो डायरेक्ट रूट से भी और अदर रूट से भी है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। रिड्यूसिंग जो रिडक्शन था डेफिसिट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, जिसकी वजह से हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो क्राइसिस फेस कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का हम लोगों ने क्या लिया था, लोन लिया था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया और प्राइवेटाइजेशन के बाद धीरे धीरे जो डेप्ट था उसमें रिडक्शन आ गया था। देखो हर एक चीज़ के अच्छे भी पॉइंट है और बुरे भी होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि प्राइवेटाइजेशन में सोशल जो इंटरेस्ट था उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट कंट्री सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी, जो लोगों का या सोशल वेलफेयर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसमें सोशल वेलफेयर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर ये काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। गुड्स की जो प्राइसेस हैं, देखो मैंने अभी भी बताया कि प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए काम करती है, तो वो अपनी गुड्स की प्राइसेस हाई रखती है, तभी उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस रीज़न की वजह से उन्होंने जो मिडिल क्लास फैमिली है या BPL पीपल है उनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, गुड्स की प्राइसेस बहुत हाई रखी, जिसकी वजह से आगे इन्फ्लेशन क्राइसिस भी आएगा। और जो भी इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा था फुल एम्प्लॉयमेंट का, उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया था। फुल एम्प्लॉयमेंट का इनका कोई भी टारगेट नहीं था। अब इनको सिर्फ स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का रेशो था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, और इनको लेबर भी वैसी चाहिए थी जो स्किल्ड लेबर थी। और इंडिया के अंदर हमें पता है कि एक बहुत बड़ा रेशो ऐसा है जहाँ पे लोग अनएजुकेटेड है या अनस्किल्ड हैं, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन के काफ़ी नुकसान भी देखने को मिले थे। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक चीज़ के बारे में और हम डिस्कस करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द पब्लिक। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का गवर्नमेंट में कोई शेयर हो, उस शेयर को सेल करना या गवर्नमेंट ने अपने किसी हिस्से को सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई भी हिस्सा होता है, उस हिस्से को सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लेकिन ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। इसमें से कोई भी चीज़ है वो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। LPG में से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन में से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट रहता है या कोई पॉइंट और एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन।